May I come in, sir? Yeah, please. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Thank you. आपका नाम? मनोज कुमार sir. मनोज कुमार। मनोज, कुछ बताइए अपने बारे में। सर, मैं राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के नौहर का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में राजस्थान विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है और वर्तमान में मैं लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में जयपुर के एक इंस्टीट्यूट में एक टीचर के रूप में पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आप वहाँ? भूगोल। अच्छा, तो ज्योग्राफी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है क्योंकि आपने बीए भी किया, एमए भी किया और यूपीएससी में भी रखा उस विषय को। तो ज्योग्राफी सारा पढ़ाते हैं, उसमें कुछ खास हिस्सा आपका है, प्रिय हिस्सा? उसके फिजिकल ज्योग्राफी सर। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। चलिए, उस पर तो हमारे साथी आपसे पूछेंगे। आप हनुमानगढ़ से हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपका शौक वही है और छठा अटेम्प्ट आपका है, है ना? ये बताएं कि हनुमान जी को लेकर जो हमारे समाज में राय है, उसमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो उनसे सीखी जा सकती हैं? सर, हनुमान जी से सीखने वाली जो पहली बात है, एक तो समर्पण जो उन्होंने श्री राम के प्रति व्यक्त किया। एक हमेशा जो एक लक्ष्य के प्रति वो जो समर्पित रहे कि उनका जो लक्ष्य था कि श्री राम की मदद करें माता सीता को पुनः प्राप्त करने में। तो ये दो चीज़ें हम उनसे सीख सकते हैं कि निष्ठा और समर्पण व्यक्ति को क्या प्रदान कर सकता है। क्या उनके जीवन से कोई मोटिवेशनल स्टोरी बनती है कि कोई व्यक्ति उनके जीवन के किसी खास प्रसंग से मोटिवेशन से भर जाए? सर, मेरा धार्मिक वृत्तांतों का अनुभव थोड़ा कम है, इसलिए मैं इसके बारे में कहने नहीं। आपने ऐसा सुना है कि जब उनको कहा गया कि वो श्रीलंका जाएं, समुद्र पार करके जाएं, और उनको लगता था कि वो नहीं जा पाएंगे, और फिर उनको याद दिलाया गया कि कितनी शक्ति उनके अंदर है, मोटिवेट किया गया, तो उस शक्ति का इस्तेमाल करके फिर वो समुद्र लांघ गए? ऐसा सुना है कभी आपने? हाँ सर, ये जो जामवंत वाली जो कथा है उसके बारे में सर सुना है। क्या है कहानी, बताइए। जो सर बचपन में जब वो बाल हनुमान थे, वो ऋषियों मुनियों के साथ हंसी मजाक करते हुए उनको परेशान करते थे। तो ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक किसी विशेष अवस्थाओं में आपको ये पुनः याद नहीं दिलाई जाती। और जब पुनः आवश्यकता पड़ी और जामवंत ने उन्हें याद दिलाया, तब एक बार फिर वो अपनी उन शक्तियों का अनुभव कर पाए और फिर वो उड़कर लंका पहुंच पाए। हनुमान जी की पूरी कथा में ऐसी कौन कौन सी बातें जो आपको लगता है कि थोड़ा सा अतार्किक हैं, बेहतर होता कि कहानी ऐसे ना होती, कुछ और अच्छे तरीके से होती? सर, मैं हनुमान जी की कथाओं के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखता हूँ। नहीं, सामान्य कथा जो आपने सुनी होगी, राम की कहानी सुनी होगी ना आपने। भारत में सामान्यतः जिस बैकग्राउंड से आप है, वह राम की कहानी आपने ना सुनी हो, कैसे हो सकता है? सॉरी सर, क्योंकि ये ज़्यादातर जो धार्मिक कहानियां हैं वो मिथिक होती है और में तर्क के बजाय आस्था पर ज़्यादा बल दिया जाता है। नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐसे कौन से प्रसंग हैं जिनमें आपको लगता है कि थोड़ा और बेहतर कुछ लिखा जा सकता था तो कहानी और अच्छी हो जाती? सर, जिस तरीके से धार्मिक पात्र है वो हवा में उड़ते हैं और जैसे पर्वतों को उठाते हैं, वो अपने आप में एक सामान्य मानविकी के लिए इतना यथार्थ नहीं लगता है, तो वो एक अतिशयोक्ति लगती है, तो उनसे बचा जा सकता था। और हनुमान जी ने जो लंका में आग लगाई पूरे शहर में, अगर गलती मान लीजिए कि रावण की थी भी, तो एक राजा की गलती के लिए पूरे साम्राज्य में आग लगा देना, पूरे देश को आग लगा देना, क्या आपको लगता है कि ठीक किया है? ये ऐसा कोई बेहतर उपाय हो सकता था? सर, इसके संबंध में कहा जा सकता है कि जो रावण की जो लंका थी वो उसके लिए एक अभिमान का विषय थी। तो जो सोने की जो लंका जलाई, तो उसमें वो रावण के अभिमान पे चोट करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। कुछ लोग जो रामायण में आस्था नहीं रखते, वो एक अजीब सा सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि जब हनुमान जी समुद्र पार कर ही सकते थे उड़ के और इतने शक्तिशाली थे, सीता उनकी माता थी, तो इतना लंबा युद्ध करने के बजाय ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सीता जी को उन्होंने अपनी पीठ पे बैठा के एक ही बार वापस लेके आ गए? युद्ध ही ना होता, एक युद्ध से बचा जा सकता था। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि सर, जो ये पूरा जो विवाद चल रहा था उसका केवल एक कारण सीता माता की पुनः जो उनका अपहरण था, उनसे पुनः प्राप्ति नहीं करना था, बल्कि जो रावण द्वारा जो पाप किया जा रहा था उससे भी जनता को मुक्त कराना था।
वरना वो जो मूल कारण थे, वो समस्या को एक बार के लिए टाला जा सकता था, उसका अंत संभव नहीं होता, इसलिए ऐसा। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अब ये बताएं कि क्रिकेट आपका शौक है? यस सर। कल डोनाल्ड ट्रंप ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में 2 क्रिकेटर्स का नाम लिया। कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं वो? विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। तो 2 वाक्यों में बताइए कि इन दोनों में से अगर आप किसी एक को ज़्यादा महान साबित करना हो तो किसे करेंगे और क्या तर्क है आपके पास? सर दोनों अलग अलग समय में हुए हैं, इसलिए सीधा जवाब दीजिए। सचिन तेंदुलकर सर। सचिन ज़्यादा महान है, रीज़न बताइए। क्योंकि सर उन्होंने अपने समय में सबसे बेहतरीन बॉलर्स का सामना किया है, और उस टाइम की पिचेस थी वो इतनी बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी जितना कि आजकल सपाट पिचें बनाई जा रही। ठीक। मनोज, सर मनोज आप राजस्थान से आते हैं, मुझे बताइए कि राजस्थान जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक ये राजपूताना क्षेत्र कहलाता था, ठीक है। इसके बाद जब देश आज़ाद होता है तो एक स्टेट बनता है। स्टेट बनने में किन आधारों पर राजस्थान स्टेट अन्य राज्यों से अलग बनाया गया, और फिर इसका नाम राजस्थान क्यों रखा गया? अपना मौका था, ये जो जातीय शब्द था इसे हटाया जा सकता था। सर जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई उसके उपरांत जो बाधाएं ये थी कि ये जो क्षेत्रीय सामंत थे वो अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उनका पहला उद्देश्य होता भी किसी न किसी तरीके से जो सर्वाधिक सत्ता है या फिर उसके एवज में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किए जाएं। और जहाँ तक नामाकरण का विषय है तो इसके संबंध में जेम्स टोड ने किताब लिखी एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। उससे पहले उन्होंने रायथाना या राजपूताना शब्द का नाम काम में लिया और उसी से आगे चल के अपभ्रंश होता हुआ यह नाम राजस्थान पड़ा। तो आप मानते हैं कि अभी भी राजस्थान में जो मूल तत्व है वो राजपूत, जो एक पूरा का पूरा वर्ग है, उसी का रिप्रेजेंटेशन है, या अब ये कुछ ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से देखा जा सकता है और नाम चला आ रहा है लेकिन अब राजस्थान उस सामंती उससे निकल गया है, जिसके बारे में आपने अभी बताया? सर इसको 2 फेजेस के अंदर हमें देखना होगा कि 1980 के दशक से पहले जो उनको वेतन भत्ते या अलग अलग लाभ मिलते थे, जब तक सामान्य जनता ने उनको अपना सामान्य नेता, परंपरागत नेता के रूप में स्वीकार किया, और जो राजनीति के माध्यम से चुन के है वो भी क्षेत्रीय सामंत भी थे। किंतु उसके उपरांत स्थितियों में पूरी तरीके से परिवर्तन हुआ है और जो प्रजामंडल आंदोलन के नेता थे वो आगे राजनीति में सक्रिय हुए और वर्तमान में उनका स्वरूप और अधिक लोकतांत्रिक होता जा रहा है। मैं आपके जो कैडर चॉइसेस हैं उन्हें देखने की चेष्टा कर रहा था और मुझे उसमें दिखाई दे रहा है कि अज्ञात कारणों से आपने उड़ीसा को उत्तर प्रदेश से ऊपर रखा है, ऐसे ही आपने गुजरात को मध्य प्रदेश से ऊपर रखा है। आमतौर से हिंदी भाषी क्षेत्र से जो प्रत्याशी होते हैं वो हिंदी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि जाहिर है कि उनकी भाषा होती है और वो बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर कर पाएंगे। आपके मन में ये गुजराती और उड़िया के प्रति अतिरिक्त प्रेम क्यों है? सर मैं भूगोल का छात्र हूँ और प्लेन मैंने बहुत समय से देख लिया है, तो अब मैं जो पर्वतीय क्षेत्र है और ये जो तटीय क्षेत्र है इनमें अब ये मुझे और आकर्षित करते हैं। लेकिन एगमुट तो आपने बहुत आगे नहीं रखा है, जम्मू कश्मीर तो आपकी वरीयता में नहीं है, उत्तराखंड भी वरीयता में उतना ऊपर नहीं है। सर जो एक तो जो गुजरात है वो पास में है, तो उनकी जो भाषाएं सीखने में मुझे आसानी रहेगी और उनको मैं जल्दी उनसे कनेक्ट कर पाऊंगा, इसलिए वो मेरी वरीयता में पास है। चलिए, गुजराती पे तो आप हैं ही, ट्रंप पे चर्चा हो ही रही थी। पहले कार्यक्रम का नाम केमचो ट्रंप रखा गया था। ये केमचो शब्द जो है इसके समतुल्य आपको राजस्थान में क्या शब्द मिलता है? क्यों? केमचो का क्या अर्थ है? राजस्थानी में? हाँ, राजस्थानी में जो हम भाषा बोलते हैं उसका मतलब किया हो, कैसे हो। अच्छा, और वैसे स्वागत के लिए राजस्थान में किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? खम्मागणी सर। खम्मा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से पढ़कर आए हैं, ये विश्वविद्यालय जो है इसका इतिहास क्या है और इसमें जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जयपुर है उसकी क्या भूमिका थी? सर इसके बारे में जानकारी नहीं। अब दलित समुदाय से आते हैं, मुझे बताइए कि हाल फिलहाल में हम देखते हैं 2020 आने के बावजूद अभी पिछले सप्ताह की भी घटना है जिसमें दलित उत्पीड़न जो है वो, उसमें एक नया एंगल ये देखने को मिला है कि दलित उत्पीड़न तो हमेशा से हो रहा था और नृशंस तरीके से हो रहा था। अब उनके वीडियोस बनाए जाते हैं और उन वीडियोस से भी एक तरह का आतंक फैलाने की चेष्टा की जाती है। आपको क्या लगता है, ये एक तो
इसके पीछे की क्या मनोविज्ञान है, क्या मानसिकता है, और दूसरा क्या समाधान है, हम कैसे एक विविधता को स्वीकारने वाले समाज बनेंगे? सर, जहाँ तक इस समस्या के बढ़ने का कारण है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यह समस्या पहले से बनी हुई है और ये सोशल मीडिया का हमें आभार प्रकट करना चाहिए कि ये जो घटनाएं हैं वो हमारे सामने आ रही। और जहाँ तक इनको कम करने का प्रश्न है, तो सबसे पहले हमें न केवल कानून व्यवस्था को और मजबूत करना होगा, बल्कि विभिन्न प्रकार के एनजीओ बना करके सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि लोग आधुनिक मूल्यों को स्वीकार करें और जो परंपरागत रूढ़िवादी मानसिकता है जो विभेद बढ़ाती है उसको कम किया जा सके। थैंक यू सर। मनोज, आप राजस्थान से हैं, आप भूगोल पढ़ाते भी रहे हैं। अक्सर अंग्रेज के भूगोलवेत्ताओं को जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं से अलग करके देखा जाता है। इन दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है और दोनों में क्या विरोधाभास है दरअसल? सर, जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं वो निश्चयवादी भूगोलवेत्ता हैं, डिटर्मिनिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी उनका योगदान रहा है। और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं, ये मुख्यतः राजनीतिक भूगोलवेत्ता है, जिनमें मैकेंडर और हाउसहोफर का नाम हम मुख्य रूप से ले सकते हैं। और अमेरिका के सर जो भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने सबसे अधिक मुख्य योगदान भूआकृति विज्ञान में दिया है। तो जैसे ये निश्चयवादी थे, तो अमेरिका वाले कौन से वादी थे? जहाँ तक अमेरिका में जब भूगोल यूरोसेंट्रिक से अमेरिकन सेंट्रिक होने लगा, तब तक ये जो निश्चयवादी परंपराएं थी वो कमजोर होकर के जो भूआकृतिक क्षेत्र थे, जो कि विज्ञान के और अधिक करीब था, उस तरफ बढ़ने लगी। कुमारी सैंपल को आप किस तरफ रखते हैं? ये निश्चयवादी थी। अब वर्तमान में अगर आपको उस दर्शन में से सिलेक्ट करना हो, तो कौन सा दर्शन आपके लिए बेहतर लगता है? निश्चयवादी, एक दूसरा क्या था? संभववादी। तो इन दोनों में से किसको बेहतर आप मानते हैं? क्योंकि सर, जो निश्चयवादी और संभववादी जो दृष्टिकोण है वो अपने आप में ही दोनों अतिवादी थे, और समय के साथ उनका अब संश्लेषण हो चुका है। तो अब पर्यावरणवादी जो दृष्टिकोण है वो अधिक प्रचलित है, जिसे अब नव निश्चयवादी भी कह सकते हैं एक शब्द के रूप में। टेलर का जो सिद्धांत है ना। अच्छा, ये बताइए कि भारत के भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान है? भारत के भूगोलवेत्ताओं में अगर प्राचीन भूगोलवेत्ताओं में जैसे पुराणों में हमें भूगोल के अंश मिले, या फिर एक SM अली ने ज्योग्राफी ऑफ पुराणास लिखी है। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी में जो वराहमिहिर ने कार्य किया, या आर्यभट्ट ने काम किया। तो इनके काम को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सका? सर, सबसे बड़ा जो इनके काम को जो रिकॉग्नाइज करने का इतना लेवल कम है, वो ये भाषा। क्योंकि भारत की जो भाषा थी, जो संस्कृत भाषा थी, वो पूरे विश्व में उसके पढ़ने वाले कम थे, और जबकि अंग्रेजी भाषा है वो एक। तो भारत में भी इनके काम को भारत में क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया? विश्व में तो समझ में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्कृत नहीं थी। अब हम आज़ाद भी हो चुके हैं, आप प्रोफेसर भी हैं, आप अपने स्तर पर क्या प्रयास करते हैं कि इनके कामों को रिकॉग्नाइज किया जाए, अगर करने लायक हैं तो? सर, इस संदर्भ में और अधिक शोध कार्य करना चाहिए, ताकि आपका क्या योगदान रहा है इनको आगे ले आने में? सर, मैं जैसे पहले बता रहा था कि भाषा एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संस्कृत हम जानते नहीं है तो उसके बारे में और पढ़ेंगे कैसे? तो क्या आपको अभी भी लगता है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में भाषा अभी भी बाधा है? अब तो लोग जर्मन भी पढ़ लेते हैं, फ्रेंच भी पढ़ लेते हैं। सर, किसी भाषा के मैं प्रोफेसर से बात कर रहा हूँ। सर, किसी भाषा के प्रसार का अगर मुख्य कारण है कि वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और संस्कृत भाषा की मुख्य बात यह है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, इसलिए वो। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ऐसा है? यस सर। अच्छा, मात्रात्मक क्रांति से आपको क्या समझ में आता है? सर, जब 1950 के बाद विभिन्न अलग अलग विषयों के अंदर जो सिद्धांत निर्माण का कार्यक्रम चला, तो भूगोल इस संदर्भ में पिछड़ रहा था। अब भूगोल के अंदर विभिन्न तकनीकों और सांख्यिकी पद्धतियों को काम में लेकर के सिद्धांत निर्माण का जो कार्य शुरू हुआ, उसे भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के रूप में जाना जाता है। ठीक है मनोज, ये बताइए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं राजस्थान के, मेरे ख्याल से वो पंजाब से भी लगता है और हरियाणा से भी लगता है। यस। पंजाब और हरियाणा भारत के कुछ विकसित राज्यों में से एक हैं, है ना? शैक्षिक स्तर भी इनका ठीक ठाक है, साक्षरता स्तर भी ठीक है। इसके बावजूद इन दोनों समाज में महिलाओं की स्थिति लिंगानुपात के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो बहुत बदतर है। ऐसा क्यों है? विकास और महिलाओं की स्थिति में ये विरोधाभास क्यों? जहाँ तक इन पंजाब और हरियाणा के, राजस्थान में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। हाँ सर। हाँ। पंजाब और हरियाणा के विकास का प्रश्न है तो प्रति व्यक्ति आय में ये काफ़ी विकसित हैं, और दूसरी तरफ साक्षरता का विकास यहाँ पे इतना अधिक नहीं है, क्योंकि लगभग 74% के करीब इनकी साक्षरता है। इनके लिंगानुपात कम होने का मुख्य कारण है दहेज जैसी कुप्रथा का होना, और इसके साथ साथ पितृसत्तात्मक जो परिवार की प्रणाली है वो
वह परिस्थितियां उत्पन्न कर देती है जिस परिस्थितियों में महिलाओं की ठीक है, मैं स्थिति समझ हीन गया। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी दहेज प्रथा है, तो वहां पर, और अशिक्षित राज्य भी इनके कंपैरिजन में, जीडीपी भी कम है उनका, लेकिन वहां पर महिलाओं की जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, या मतलब लिंग अनुपात है, वो ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों है फिर? क्योंकि सर एक तरफ जब जब इनकी जो पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो इनमें जो सर जो विग फैट इंडियन वेडिंग जिसको कहा जाता है, बहुत भारी भरकम शादियां, उससे महिलाओं की स्थिति एक आर्थिक बोझ के रूप में हो गई, और ऐसा है? उस बोझ को कम करने के लिए लिंग अनुपात कम हो गया। यस सर। ठीक है मनोज। मनोज, आपके क्रिकेट में रुचि है, ये बताइए कि अभी बीसीसीआई जो क्रिकेट को रेगुलेट करती है उसके प्रेसिडेंट कौन है और सेक्रेटरी कौन है? सॉरी सर, जानकारी नहीं जानकारी है आपको? अच्छा, बीसीसीआई के ऊपर एक कमेटी बैठी थी, लोधा कमेटी, उसने कुछ सुझाव दिए थे, बट बीसीसीआई लगातार कहती रही कि ये सुझाव बहुत व्यवहारिक नहीं है। कुछ बता सकते हैं 2-4 सुझाव जो व्यवहारिक नहीं आपको भी लगते हैं? नहीं। सॉरी सर, मैं फॉलो नहीं कर पाया। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि चाइना मैन बॉलर कौन होता है? सर जो लेफ्ट आर्म और अनऑर्थोडॉक्स होता है, वो अपने आप में अगर सामान्य शब्दों में उसको कहा जाए तो वो लेफ्ट आर्म से ऑफ स्पिन डालता है। जैसे भारत में कुलदीप यादव, साउथ अफ्रीका में तबरेज शमसी। ये चाइना मैन शब्द कहाँ से आया है, क्यों चाइना मैन बोलते हैं? सर ये वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच एक मैच हो रहा था, और उसमें चाइना मूल के एक गेंदबाज थे जो कि चीन से बिलोंग करते थे और वेस्ट इंडीज की तरफ से खेल रहे थे। तब जो इंग्लैंड के खिलाड़ी बोल्ड हो गए, तब उन्होंने उनको एक स्लैंग के रूप में ये शब्द काम में। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ये स्पिनर्स की जब बात की जाती है तो रिस्ट स्पिनर और दूसरा क्या होता है? फिंगर स्पिनर। तो इन दोनों में क्या मूल अंतर है? कौन ज़्यादा स्पिन कराएगा गेंद को? सर जो रिस्ट स्पिनर होता है वो कलाई का उपयोग करता है, और जबकि फिंगर स्पिनर है वो अपनी उंगली का उपयोग करता है। और जो एक रिस्ट स्पिनर को लगभग सभी ट्रैक पर टर्न मिलती है, और जबकि ऐसा क्यों? क्योंकि वो कलाई के माध्यम से बॉल को ज़्यादा हवा में घुमा सकते हैं। और जबकि एक फिंगर स्पिनर होता है, उसको ये जो फ्लैट ट्रैक्स होते हैं उन पे इतनी टर्न नहीं मिलती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इंडो पैसिफिक जो कॉन्सेप्ट है, क्या है ये इंडो पैसिफिक? सर ये जो इंडो पैसिफिक है, ये सबसे पहले कार्ल हाउसोफर ने काम में लिया, और वर्तमान में इसे भारतीय जो विदेश नीति विशेषज्ञ गुरमीत सिंह है उन्होंने लोकप्रिय बनाया। इसके अंतर्गत भारत के पास जो हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, इससे संलग्न जो देश है उनके माध्यम से कोऑपरेशन स्थापित करके और अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशंस है, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है? क्या चाइना का विरोध ड्राइविंग फोर्स है, या आपसी जो तालमेल है कि हम दोनों देश डेमोक्रेसी हैं, ये ज़्यादा बड़ा ड्राइविंग फोर्स है? किसको आप ज़्यादा महत्व देंगे? सर वर्तमान में अगर अमेरिका की तरफ से देखा जाए तो अमेरिका का उद्देश्य चीन को काउंटर करना है, और भारत का उद्देश्य तो क्या ऐसा नहीं हो रहा कि भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है यूएस के द्वारा चीन को काबू में रखने के लिए? सर भारत के संदर्भ में भारत को हमेशा एक स्विंग स्टेट के रूप में देखा जाता है, इसलिए भारत का इस्तेमाल हो जाएगा हम ऐसा नहीं कह सकते, हालांकि अमेरिका की ऐसी मंशा हो सकती है। अच्छा, ये एक शब्द आता है इंटरनेशनल रिलेशंस में, डिमार्श। ये कभी कभी कोई देश इशू करता है दूसरे देश के राजदूत को बुलाकर। अभी भारत ने हाल ही में टर्की के एम्बेसडर को इशू किया। ये क्या होता है ये? सर ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आया है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 पर, कि पब्लिक व्यू में जो अगर ऐसी कोई घटना होगी तो उसका संज्ञान लिया जाएगा इस एक्ट के तहत, अन्यथा नहीं। आपका क्या विचार है, ये कितना सही रूलिंग है कोर्ट की? सर मैं समझ नहीं पाया सर सवाल में। कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के अंतर्गत अगर आप किसी पे आरोप लगाते हैं कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो ये इस एक्ट का एप्लीकेशन तभी होगा जब ये पब्लिक व्यू में हो। सिर्फ 2 लोगों के आमने सामने अगर बातचीत हुई है तो उस पर ये एक्ट शायद लागू नहीं होगा। इस पे आपकी क्या राय है? कोर्ट सही है ये इसको कहने में? क्योंकि सर उनका जो पब्लिक व्यू का जो दृष्टिकोण है वो ये बताना चाहता है कि जैसे जो फर्जी केस हैं उनको कम किया जा सके, लेकिन सर वास्तविकता ये है क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया के दौर है, वीडियो बन जाते हैं, इसलिए हो सकता है पब्लिकली लोग ऐसा न करें, और लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसी घटनाओं को अंजाम दें। इसलिए मेरे हिसाब से इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ठीक। मनोज,
आपने इंडो पैसिफिक की बात की, मुझे ये बताइए कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? सर ये गंभीर सागर में पाए जाने वाले संसाधन हैं जिनमें मैग्नीज इत्यादि मुख्य पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उनको बनाने में अभी किया जा हाल ही में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने भारत के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया है एक्सप्लोर करने के लिए। कितना टाइम है? सर अवधि का पता नहीं। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का हेडक्वार्टर बता सकते हैं आप कहाँ पर है? सॉरी अच्छा, आपने एक टर्म सुनी होगी अभी यूज़ में होती है, बायोसिमिलर। ये क्या होते हैं बायोसिमिलर? सर जो बायोसिमिलर है उन सामान्यतः ड्रग्स के लिए काम में लिया जाता है कि एक जो टेबलेट है उसको लेने पर ठीक उसी प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं जो कि उसी वर्ग की ब्रांडेड ड्रग के इस्तेमाल से जो प्रभाव उत्पन्न होता है। मुझे ये बताइए कि जेनरिक मेडिसिन से अलग होते हैं कि बस उसका नाम ही चेंज कर दिया गया है? सर बायोसिमिलर उसकी अंदर जो पदार्थ है और उसका जो प्रभाव है उसके संदर्भ में है, जबकि जो जेनेरिक ड्रग्स है वो उसका एक अलग वर्जन होता है। अच्छा, अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है कुछ, ये क्या होता है? ये सर जो सागरीय तट होते हैं उनको उनकी स्वच्छता और उनके साथ साथ ही जो लोग वहाँ पर जो जल क्रीड़ा करते हैं उसकी सेफ्टी के संदर्भ में ये कौन से कोस्ट को दिया गया है अभी बता सकते हैं आप मुझे? सर रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, दो चीज़ें अभी न्यूज़ में भी होती हैं, भारत बॉन्ड और मसाला बॉन्ड, दोनों क्या क्या है और क्या अंतर है दोनों में? सर भारत बॉन्ड के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मसाला बॉन्ड के बारे में बताइए। मसाला बॉन्ड क्या होता है बताइए? मसाला बॉन्ड सर जब विदेश में रुपए डोमिनेटेड बॉन्ड जब जारी किए जाते हैं उनको मसाला बॉन्ड कहा जाता है। तो मसाला वर्ड क्यों इसके साथ यूज किया जा रहा है? मसाला मतलब क्योंकि सर प्राचीन रूप से भारत मसालों का व्यापारी रहा है, इसलिए एक तो ये जो नाम है वो अपने आप में भारत को इससे जोड़ के देखता है, इसलिए इसका नाम मसाला। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि मसाला से मतलब ये नहीं है कि केवल मसाला के ट्रेड में ही इसे यूज किया जाएगा, किसी भी ट्रेड में हम यूज कर सकते हैं? यस सर। ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या क्या इम्पोर्टेंस है? सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो अपने आप में एक ल्यूक्रेटिव लोकेशन प्रोवाइड करके इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करते हैं। उसके साथ साथ ही ये इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। इससे रोजगार का सृजन होता है, साथ ही साथ आर्थिक विकास भी होता है। आप बता पाएंगे कि एनसीआर रीजन में कोई ऐसा SEZ हो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो? जैसे अलवर का नीमराना जो क्षेत्र है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट लाया गया है। किर्लोस्कर जैसे इंडस्ट्रियल प्लांट यहाँ पे स्थापित हुए हैं, साथ ही स्टोरेज फैसिलिटी इत्यादि उत्पन्न होकर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा और कोई एनसीआर में? एक सर खुसखेड़ा क्षेत्र, नोएडा ऑल्सो? ये नाम पता नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने IPO के बारे में सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये क्या होते हैं? सर जब कोई कंपनी पूंजी को इकट्ठा करने के लिए अपने जो शेयर जारी करती है, प्राथमिक शेयर जारी करती है, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता क्या FII जो होते हैं वो IPO के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? है। सर इसके बारे में जानकारी। अच्छा, मनोजर ये बताओ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन की जो पॉलिसी हमारे देश में थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि राज्य को बाध्य नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए कि वो आरक्षण दे प्रमोशन में। क्या मामला था और क्या स्टैंड है इस पर आपका? सर ये उत्तराखंड के एक मामले से ये आगे शुरुआत हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसके बाद में अब ये आगे ये पूर्णतः ये वाद सामने आया है और M नागराज का वाद भी इससे जुड़ा हुआ है। और सबसे पहले इनको सुनवाई करनी थी कि ये जो 3 जो पैरामीटर बताए गए हैं, एक क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए और इससे मेरिट प्रभावित न हो, और तीसरा कि ये जो इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है ये इसका जो ट्रिपल टेस्ट को पार करना चाहिए, तभी इसको प्रमोशन में रिजर्वेशन देना चाहिए। ये पहले का निर्णय था। आपकी क्या राय है? अब जो हुआ है वो क्या हुआ है? अब सर जो प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है और रिजर्वेशन है, इन दोनों को कहीं ना कहीं जो सरकार है इसके डिस्क्रिशन पर, विवेक पर छोड़ दिया गया है। और जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर 15 क्लोज 4 और 16 क्लोज 4 के इतर भी अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 335 भी कहीं ना कहीं राज्य को यह दायित्व सौंपते हैं कि वो जो पिछड़े और ये जो दलित वर्ग हैं उनका से है वो गवर्नमेंट जॉब्स में उनको कंसीडर करें। नहीं, प्रमोशन में आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? उससे तो ऑफिस का माहौल खराब हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। सर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उनको वास्तव में
रिजर्वेशन प्रदान करके स्थानीय रूप से एक मोटिवेटिंग फोर्स के रूप में अगर लाना है तो उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि उच्च वर्गों में, जबकि उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है, ताकि उच्च क्षेत्रों में उनको प्रतिनिधित्व प्रदान करके वाकई में हम यह उससे दिखा भी पाएंगे कि हम कितने प्रजातांत्रिक हैं और सभी वर्गों के अधिकारों को ध्यान में रखें। संयोग शब्द का मतलब क्या होता है? सर संयोग जब जिसकी योजना न हो और जो अचानक हो जाए। आपके जीवन में संयोग की कितनी भूमिका है? सोचता हूँ सर मैं। कुछ ऐसी 3-4 बातें बताइए जिससे साबित हो कि संयोग की भूमिका कितनी है जीवन में। सर एक तो मुझे याद आती है कि मैं जब जयपुर आया था और राजस्थान कॉलेज में मेरा एडमिशन था और मैं 2 महीने तक लगातार कॉलेज जाता रहा और वहाँ पे कोई टीचर पढ़ाने नहीं आता था। तो एक बार ऐसे ही मैं कॉलेज जा रहा था और मेरी जो बस है वो मुझसे छूट गई। तो मैंने देखा कि एक कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ने जा रहे थे, तो मैंने कहा अभी अपने कॉलेज में तो वैसे भी टीचर नहीं आते हैं, आज इनके कॉलेज में चल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं वहाँ पे चला गया तो और मैंने देखा कि उसी टाइम पे वो गांधी जी पे डिबेट कर रहे थे और मैं अपने स्कूल में एक अच्छा विद्यार्थी था। मैंने आकलन करना शुरू किया कि अगर मुझे वाकई में प्रतियोगी बने रहना है तो मैं वहाँ पे खाली नहीं बैठा रह सकता, मुझे अपना कॉलेज बदलना होगा। और वो एक संयोग ही था कि फिर मैंने अपना कॉलेज बदला और मैं उस कॉलेज में आया 2 महीने बाद और मैंने वो कॉलेज टॉप भी किया। जीवन में कुल आज तक जो कुछ आपने किया है उसमें संयोग और योजना की आनुपातिक भूमिका प्रतिशत में कितनी है? सर ये तो समय लगेगा सर इसकी गणना करने में। सुपर कंप्यूटर की जरूरत है इसके लिए आपको? अनुमान से बताइए। अनुमान सर 70-30, 70 योजना से 30 संयोग से। जैसे आपका राजस्थान में पैदा होना योजना से हुआ था, आपका लड़के के रूप में पैदा होना योजना से हुआ था। सर जीवन की जो शुरुआत होती है वो पैदा होने के बाद। अच्छा, वहां से आप काउंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आखिरी बात ये बताओ कि मान लीजिए कि इस जीवन के बाद ईश्वर आपसे कहें कि आपका पुनर्जन्म भारत में ही होगा किंतु राजस्थान में नहीं हो सकता, और 3 प्रेफरेंस मांगने आपसे स्टेट कार्डर की जन्म के लिए, तो वो 3 राज्य कौन से होंगे क्रम में और क्यों होंगे? तो पहला सर केरल, और दूसरा जम्मू कश्मीर, और हमें प्रभावित करने के लिए ऐसे राज्य बोल रहे हैं? नहीं सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तीसरा सर नागालैंड? कोई भी नॉर्थ ईस्ट का स्टेट। नागालैंड ना? ये तैयार किया हुआ आपने? नहीं सर ऐसा। रीजन बताइए, रीजन बताइए। क्योंकि सर केरल के बारे में मैंने बहुत सुना है कि उसको गॉड्स ओन लैंड बोलते हैं और वहाँ पर प्रकृति ने इतने रंग दिए हैं कि वहाँ के लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तो वो सुंदरता का मैं अनुभव करना चाहूँगा। ठीक है। दूसरा? और सर दूसरा जो जम्मू कश्मीर मैंने बोला, इसकी सुंदरता तो पूरे विश्व में विश्व विख्यात है, तो उन पर्वतों का अनुभव मैं करना चाहूँगा। और तीसरा सर जो नॉर्थ ईस्ट मैंने इसलिए बोला सर उसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, तो वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है मनोज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप कुछ पूछना चाहेंगे हम लोगों से? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। आइए मनोज, आइए। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देकर? बढ़िया लगा सर। जब आपका पहला मॉक इंटरव्यू था? दूसरा मॉक इंटरव्यू। दूसरा था। भाई बहुत बढ़िया है, हम तो आपसे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। आपकी एंट्री जो थी अच्छी थी, शानदार, कॉन्फिडेंस से भरी हुई। ड्रेस कलर्स वगैरह तो ठीक है, सब बढ़िया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये तो सॉक्स थोड़ी लंबी पहनी है, क्योंकि जो ट्राउज़र्स हैं आपके ना वो थोड़े छोटे होने की वजह से और सॉक्स भी छोटी होने से थोड़ा सा जो पैर दिख रहा था वो ठीक नहीं लग रहा था, मतलब फॉर्मल माहौल में ठीक नहीं लगता है। तो क्या उपाय करेंगे इसका आप? सॉक्स और दोनों ही थोड़ा थोड़ा कर लेंगे सर। पैंट लंबी कर सकते हो? पैंट भी लंबी हो जाएगी ना सर। हाँ तो अंदर होती है ना। हाँ तो पैंट लंबी कर लो या सॉक्स ज़्यादा आसान है, सॉक्स लंबी खरीद लो। दोनों ही कर सकते हैं सर। और बाकी तो ठीक है, ड्रेसिंग वगैरह ठीक है। एक्सप्रेशन आपका बहुत ज़बरदस्त है, वॉल्यूम भी बढ़िया है जैसे चाहिए, और मॉड्यूलेशन भी अच्छा है, यानी कि उतार चढ़ाव भी एकदम ठीक है। कॉन्फिडेंस तो गजब का है, बहुत बढ़िया। कोई हमें दिक्कत खास लगी नहीं, केवल कुछ आंसर्स की बात है।
हनुमान जी को लेकर मैंने जितना पूछा आपने सब जवाब दिए, लेकिन बार बार कहा कि मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं। फिर जब मैंने कुरेदा तो बता दिया सही। इतना ही पता होना चाहिए। इतना ही पता होना चाहिए बस। सर वो मैंने इंटरव्यू के कारण ही पढ़ा है सर। वो तो हम समझ रहे हैं, उसमें कहने की बात नहीं हो, तुम समझ ही रहे हैं, लेकिन जब पढ़ ही लिया है तो हर बात में ये मत कहो कि मुझे नहीं पता है। ओके सर। बता दो, और वो कहें कि ये भी नहीं पता, तब आप कहिए कि सॉरी सर ये मुझे नहीं पता है। शुरुआत इससे मत करो कि मुझे नहीं पता है, जो पता है बताइए पहले आराम से। राजस्थान पे आपका अच्छा स्टैंड है, बहुत बढ़िया है। ज्योग्राफी पे भी सर बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी। जेंडर इश्यू हरियाणा और पंजाब में इन्होंने पूछा था, आपने कहा कि वो शादी की वजह से ऐसा हो गया। मतलब शादी तो एक कारण है, पर शादी अकेला कारण तो नहीं होगा, थोड़ा सा और उसमें डेप्थ अगर होगी ना तो अच्छा रहेगा। बीसीसीआई पे आपकी जानकारी थोड़ी कम लगी, क्रिकेट में वैसे तो ठीक थी जानकारी। एक संस्कृत को लेकर जो आपने एक स्टेटमेंट दी कि संस्कृत फ्लेक्सिबल लैंग्वेज नहीं है, ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है शायद, क्योंकि संस्कृत बहुत वैज्ञानिक सी भाषा है ना, तो वैज्ञानिक भाषाओं में स्कोप कम रहता है कि आप फ्लेक्सिबल हो सके। पर सच को थोड़ा मिठास से कहना अच्छा रहता है। ओके सर। ठीक है, तो यही बात कहनी भी हो ना, थोड़ा इस तरह से कहिए कि चुभे नहीं, क्योंकि जो लोग इंटरव्यू लेंगे उनकी जो एज होती है उसमें संस्कृत का सम्मान आमतौर पर सब लोग करते हैं। ओके तो इंटरव्यू के नंबर इस बात से नहीं मिलेंगे कि आपने कितनी अच्छी बात कही है, उन 5 को कितनी अच्छी लगी इससे मिलेंगे। ठीक है, तो कठोर बात कहने से बचिए, कहना भी हो तो उसको विनम्रता से कहिए। एट्रोसिटीज एक्ट वाला भी ठीक था, रिजर्वेशन वाली बात पे आपकी काफ़ी अच्छी कमांड थी। जो मैंने उटपटांग सवाल पूछे, संयोग की भूमिका वाला भी ठीक था, थोड़ा सा मतलब और अच्छा हो सकता था, लेकिन ऐसे सवालों में ये मैटर नहीं करता कितना अच्छा जवाब है, मैटर ये करता है कि आपने जवाब देने का प्रयास कितने अच्छे से किया, और वो प्रयास अच्छा था, बढ़िया है। इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं इसका? दूसरी बार सर। पिछली बार कितने नंबर आए थे? 173 सर। हाँ ठीक है, आपका लेवल है वैसा। मेरा ख्याल है कि आपका सही लेवल 190 से 200 के बीच का है इस बार, बस वहाँ ऐसे ही रहना, एकदम डरना मत बिल्कुल भी। ओके सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत है ना बताइए। थैंक यू। ठीक है।